Students, welcome to SVIC group with Anil Verma sir with bio. Students, जैसा कि हम लोग सेल पढ़ रहे हैं क्लास 9th सेल, तो सेल के बारे में आपको बहुत सारी नॉलेज पिछले 2 वीडियोज़ में दी गई। सेल का यह 3rd पार्ट है, ठीक है। अब आइए जानते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो है उसके बारे में। मैंने बहुत सारा इंट्रोडक्शन आपको बताया, थोड़ी थोड़ी अब चर्चा करते हुए हम लोग सेल के एक एक पार्ट का स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे सेल का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, ए सेल इज़ द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी, ठीक है। यानी कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक सूक्ष्मतम इकाई होती है, ठीक है। सेल थियरी के बारे में भी मैंने समझाया था आप लोगों को। अब मैं बताऊंगा सेल शेप और साइज़ के बारे में कि एक सेल का शेप क्या होता है, सेल शेप एंड सेल का जो साइज होता है, ठीक है, कि कैसा सेल होता होगा, मतलब वह किस शेप में होता होगा और उसकी साइज़ क्या होती होगी। तो आपको बता दें कि बैक्टीरिया सेल की अगर बात करें, बैक्टीरिया सेल की अगर बात करें, बैक्टीरिया आप याद कीजिए, मैंने यूकैरियोटिक बताया था, प्रोकैरियोटिक बताया था, तो प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, ठीक है। तो उसकी साइज़ की अगर बात करें तो उसकी डायमीटर जो होती है, बैक्टीरिया की जो डायमीटर होती है, डायमीटर को अगर हम शॉर्ट में डी से लिखें तो आप 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 5.0 माइक्रोमीटर तक होती है, ठीक है। ये सब नोट में आपको मिलेगा भी, मैंने बताया भी था। अधिकांश सेल की डायमीटर जो होती है, मतलब मैक्सिमम जो सेल्स होते हैं, एक औसतन लिया गया है, अधिकांश सेल की जो डायमीटर होती है, ठीक है, वो 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक हो सकती है, ठीक है। ये माइक्रोन का चिन्ह है, ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में आपके सर पढ़ाएंगे आपको माइक्रोमीटर के बारे में, ठीक है। और अगर द बिगेस्ट सेल की बात करें, जो सबसे बड़ा सेल होता है, यानी कि अगर आपसे पूछा है सबसे बड़ा सेल क्या है, तो ऑस्ट्रिच और एग होता है, या एग ऑफ ऑस्ट्रिच होता है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, OSTRI, ठीक है। ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा होता है, जिसका जो डायमीटर होता है लगभग 15 सेंटीमीटर के बराबर होता है। आप लोग जीके में सुने भी होंगे कि एक शुतुरमुर्ग का अंडा एक छोटे बच्चे के गोल सिर के बराबर होता है, ये आप लोग सुने भी होंगे, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा जो है सेल है, ठीक है, जिसका डायमीटर लगभग 15 सेंटीमीटर होता है, ठीक। और अगर स्मॉलेस्ट सेल की बात करें, यानी सबसे स्मॉलेस्ट पूरे लिविंग वर्ल्ड का, जीव जगत का सबसे छोटा सेल कौन सा है, तो उसकी अगर बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल माइक्रोप्लाज्मा होता है, ठीक है, द स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ये सबसे छोटी सेल होती है, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। और सबसे बड़े सेल की, अगर सबसे लंबे सेल की बात करें, लॉन्गेस्ट, ध्यान रखें, बड़े नहीं लंबे, तो मानव के बॉडी में एक सेल होती है न्यूरॉन सेल, जिसे तंत्रिका कोशिका हिंदी में कहते हैं, ठीक है। वो शरीर की सबसे बड़ी सेल होती है, सबसे लंबी सेल, बड़ी नहीं सॉरी, लंबी सेल होती है, जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल होती है, न्यूरॉन सेल, जिसकी लंबाई लगभग 90 cm से 100 cm या लगभग कह सकते हैं 1 मीटर, ठीक है ना, क्योंकि 100 cm तो 1 मीटर के इक्वल हो ही जाता है, ठीक है। आए बात समझ में। और अगर कोशिकाओं की संख्या की बात करें कि एक जीव के शरीर में कितनी कोशिकाएं हो सकती हैं,
तो कोशिकाओं की संख्या एक कोशिका में तो नाम से ही स्पष्ट है, एक ही कोशिका होगी। ठीक है, एक कोशिकीय जीवों का शरीर एक ही कोशिका का होता है। बहुकोशिकीयों की बात करें तो अलग अलग जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या अलग अलग, यानी सेल्स की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, आई बात समझ में। और अगर ह्यूमन बॉडी में सेल्स की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में सेल्स की संख्या नियर अबाउट 60,000 बिलियन। ह्यूमन में अगर सेल की बात करें, नंबर ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, तो इसकी संख्या मानव शरीर में लगभग 60,000 बिलियन होती है। ध्यान रखेंगे, 60,000 बिलियन। ठीक है, और मानव से भी जो विशालकाय जीवधारी हैं वो लगभग असंख्य बोल दिया जाता है। इसमें भी असंख्य बोल सकते हैं आप, क्योंकि इतनी कल्पना करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इन 60,000 बिलियन सेल्स की अगर वेट की बात करें तो 80 केजी वेट होता है। ठीक है, 80 केजी वेट होता है। ठीक, तो ये तो लगभग चर्चा हो रही थी सेल्स के शेप के बारे में। ठीक है, अब साइज़ की थोड़ी सी चर्चा करें, साइज़ की चर्चा करते हैं। तो साइज़ की बात करें, आकार की बात करें तो जो आकार तो वैसे ही बता देते हैं। जैसे कोशिकाओं का जो साइज होता है वो लगभग जितने साइज होते हैं सारे साइज में सेल्स पाए जाते हैं। जैसे अगर बैक्टीरिया सेल्स की बात करें तो बैक्टीरिया सेल्स छड़ाकार, गोलाकार, सर्पिलाकार, ठीक है, कामाकार, लगभग जितना मैंने बताया इतने आकार में बैक्टीरिया सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर बात करें अमीबा की तो अमीबा एक ऐसा सेल होता है जो यूनिसेल्युलर होता है, लेकिन इसकी बॉडी ऐसे है। देखिए, ये एक कोशिकी है अमीबा। ठीक है, मान लिया यह अमीबा है, तो इसका शरीर अनियमित आकार का होता है, यानी इसके शरीर के आकार हमेशा बदलते रहते हैं। ठीक है, ये निश्चित नहीं रहता है, इसके सेल का आकार जो हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, और अगर बात करें एस्टेबुटेरिया नामक शैवाल की तो यह यूनिसेल्युलर तो होता है, लेकिन इसमें एक कैप नुमा रचना कैप की तरह दिखती है और एक स्टाल्क होता है। ठीक है, स्टाल्क और कैप, ये एक कोशिका है टोटल, ऐसे समझ लीजिए, यह है एक कोशिका है। ठीक है ना, इस तरह से यह एक कोशिका है पूरी की पूरी। इसमें अपना न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगी, जितनी पार्ट्स होते हैं सब होंगे। ठीक है, तो ये तो बातें हुई जो है शेप एंड साइज की। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब सेल के एक एक पार्ट्स की चर्चा करेंगे कि सेल में क्या क्या पाया जाता है और उसका क्या कार्य है। जैसे मान लिया यह एक प्लांट सेल है जिसका स्ट्रक्चर मैंने जो है आपके नोट में भेज दिया है और समझाया भी था इसके बारे में। तो चलिए मान लिया यह एक सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यह एक सेल है, मान लिया प्लांट सेल है ये। ठीक है, उसमें ये देखते जाइए, ये सेल स्ट्रक्चर है। इसमें एक डार्क जो स्ट्रक्चर दिखती है वो न्यूक्लियस होती है, आपको पता ही है। इसमें इसकी न्यूक्लियोलस होती है, ये उसमें क्रोमेटिन धागे होते हैं, उसमें पदार्थ भरे होते हैं। यह टोटल स्ट्रक्चर केंद्रक की है। जो सबसे बाहरी आवरण है डबल लेयर में होता है, जिसे केंद्रक कला कहते हैं या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और आप देख रहे होंगे जब मैं इसको बना रहा हूँ तो कुछ गैपिंग मैं रख रहा हूँ, ये गैपिंग कुछ नहीं है, इसे ये छिद्र होती है कई जगह केंद्रक कला में, इसे हम न्यूक्लियर पोर या केंद्रक छिद्र कहते हैं। ठीक है, जब हम स्पेशली न्यूक्लियस का स्टडी करेंगे तो उस वक्त बताएंगे कि न्यूक्लियस का क्या कार्य है, उसमें न्यूक्लियोलस का क्या कार्य है, उसमें क्रोमेटिन थ्रेड्स का क्या वर्क है, सबके फंक्शंस के बारे में चर्चा होगी। और ये केंद्रक झिल्ली जो डबल लेयर में पाई जाती है। ठीक है, और इसी से सटी हुई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर्द्रव्य जालिका, इस तरह से आप लोगों ने देखा था, जाल की तरह बिल्कुल ऐसे पाई जाती है। ठीक है, जाल की तरह ये स्ट्रक्चर होती है। और इस पर राइबोसोम के कण यदि चिपके हैं, ठीक है, इस पर राइबोसोम के कुछ कण भी चिपके रह सकते हैं।
इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया बताया गया था, ठीक है। उसके बाद इसमें बड़ी बड़ी रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद और भी तमाम स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं, जैसे प्लास्टिड्स को हम देख सकते हैं, ये प्लास्टिड्स हैं। इस तरह से तमाम स्ट्रक्चर, अब एक एक उन्हीं स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें स्टडी करना है। मैं इसको फुल नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैं 2 बार लगभग इसको मैं आपको समझा चुका हूँ और नोट में भी मैंने फिगर भेजा था। अब जितना आप नोट में जो फिगर मैंने सेंड किया है उसमें जितना पार्ट आप देखेंगे सेल के एक एक पार्ट का अब हम लोग स्टडी करेंगे और जानेंगे कि इसका क्या वर्क है। जैसे यहाँ पर सेल वॉल की बात करें तो सबसे बाहर जो इसकी आवरण दिख रही है वो है सेल वॉल। बाहर से ही शुरू करते हैं, ठीक है ना। आपकी सुविधा के लिए हम बता दें कि बाहर से हम एक एक का स्टडी करते हैं। जैसे सेल वॉल के बाद मिडिल लैमेली होगी, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, उसके बाद अंदर हम लोग एंट्री करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं कि प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पदार्थ है, ये टोटल प्रोटोप्लाज्म होता है, फिर इसका स्टडी करेंगे। फिर उस प्रोटोप्लाज्म में एक एक का स्टडी करेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का, गाल्जी का, राइबोसोम का, लाइसोसोम का, और इसमें जो ये वैक्यूल्स पाए जा रहे हैं इनका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 2 टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फर्स्ट ऑफ ऑल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER एंड SER यानी रेयर एंड शेर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका स्टडी करेंगे। फिलहाल एक एक का हम स्टडी करते चल रहे हैं। तो सबसे बार हम देख रहे हैं सेल वॉल, ठीक है, यहाँ से हम स्टडी करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग सेल वॉल को स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं कि सेल वॉल जो होता है वो कहाँ होता है और कैसा होता है, क्या कार्य है इसका। तो देखिए आप एक सेल मान लिया मैंने यहाँ पर बनाया है, इसमें तमाम अपने जो भी पार्ट्स होते हैं सेल के वो रहेंगे ही, ठीक है। इसमें जो जो रहनी चाहिए वो सब रहेगा। तो सबसे बाहर है हमारा सेल वॉल, ठीक है। अब इसको जाने, पहली बात तो प्लांट सेल में कुछ फंगी में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता और प्लांट सेल फंगी में पाया जाता है, ठीक है। अगली बात कि ये जो होता है सेल वॉल में 4 पार्ट मुख्य होते हैं। सेल वॉल में 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? मिडिल लैमेला, आप लोग टेंशन ना लें, नोट भेजा गया है, आप लोग बनाए होंगे, ठीक है। और जो YouTube वीडियो अन्य लोग देख रहे हैं तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में या मेरे पर्सनल नंबर व्हाट्सएप नंबर पर वो मुझसे नोट मांग सकते हैं, मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। दूसरी है प्राइमरी सेल वॉल, तीसरी है सेकेंडरी सेल वॉल, और लास्ट है टर्सरी सेल वॉल, ठीक है। तो ये सेल वॉल के 4 भाग होते हैं। मिडिल लैमेली भी इसी में आता है। प्राइमरी सेल वॉल यानी प्राथमिक कोशिका भित्ति, ठीक है, द्वितीय कोशिका भित्ति और तृतीय कोशिका भित्ति। ये टोटल मिलकर ऐसे जैसे मान लीजिए इसमें अगर हम देखें, इसको अगर जूम करके देखा जाए तो इसमें ऐसे 4 लेयर दिखाई देंगे, ठीक है, 4 लेयर दिखाई देंगे। ओके, अब सेल वॉल मुख्य रूप से बना किससे होता है? सेल वॉल मुख्य रूप से सेलुलोज से बना होता है। किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज क्या है? ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। ये जो कोशिका भित्ति होती है ये सेलुलोज की बनी होती है। कई बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। जीके का भी ये प्रश्न बन जाता है कि सेल में पाई जाने वाली सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है। कई जगह अलग अलग सेल में, कई जगह पेक्टिन वगैरह से भी बनी होती है, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से ज़्यादातर सेल वॉल जो होते हैं सेलुलोज से ही बने होते हैं, ठीक है। फंक्शन की बात करें तो पहली बात तो ये कोशिका को निश्चित आकार देता है, यानी कि कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान कर देता है। अब वो कोशिका उसी आकार में रहेगी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यह सेल वॉल बाहरी आघातों से बचाता है। ये हार्ड लेयर होता है सेल के लिए, ठीक है। तो जैसे बाहर से अगर कोई चोट लगना हुआ इस पर तो उससे ये पूरे सेल की ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, पूरे सेल को ये बचाता है, ठीक है। तीसरी चीज़ है जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस तथा प्रोटोजोन जो होते हैं को संक्रमण से बचाता है। तो इसका मतलब वायरस में भी और ये जो सेल वॉल होता है जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, जो सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो क्या करते हैं?
इस पर अटैक करे, जैसे वायरस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, कुछ फंगी हुए और प्रोटोजोवन हुआ। तो ये सब जो है बॉडी पर, किसी मानव के भी बॉडी पर और यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर जो है जितने ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी पर ये अटैक करते हैं, रोग पैदा करते हैं। तो ये सेलुलोज ही पहले उन्हें जो उनको अंदर आने से रोकता है, यानी कि पेड़ पौधों में इनसे बचाने का कार्य करता है। ठीक है, और यहाँ तक कि सेल को फटने से बचाता है। इसमें जब ज़्यादा पानी की मात्रा हो जाती है तो यही दाबे रखता है सेल को, ठीक है, जिससे वो फटने से बचता है। और सेल को सूखने से भी बचाता है, यानी कि इन्वेस्ट वाटर जो इसमें चला आया वो इन्वेस्ट नहीं हो पाता, आउट नहीं हो पाता, इससे बाहर नहीं हो पाता। ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता भर की ही जल जो निकलना हो तो निकलता है, बाकी को जो है सेल को सूखने से बचाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा इस तरह से कि यह सेल वॉल है, ठीक है, और सेल वॉल का यह है टोटल नॉलेज थी सेल वॉल के बारे में। अब आइए अगला जो है कोशिका के पार्ट के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग चर्चा करेंगे सेल वॉल के भीतर जो लेयर पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टडी किए सेल वॉल की। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे सेल वॉल था ना सबसे बाहर, अब इसके अंदर ये जो लेयर पाई जा रही है जो पूरे अंदर उपस्थित प्रोटोप्लाज्म को, जीव द्रव्य को, प्रोटोप्लाज्म को घेर रखा है। ये अंदर जितना पदार्थ है, जैसे केंद्रक हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी का आदि, ये टोटल का टोटल प्रोटोप्लाज्म है, उसी को ये क्या कर रखा है, ये आवरण जो घेर रखा है यही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसकी चर्चा करेंगे। तो पहला काम इसका क्या है, जीव द्रव्य को घेरे रहने वाली सजीव आवरण है। ये सजीव आवरण, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जबकि सेल वॉल क्या थी, निर्जीव आवरण थी, ये दिमाग में रखिएगा। सेल वॉल निर्जीव होती है, और जो अब पढ़ रहे हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जीव कला या कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन, जो जितने नाम है सब दिमाग में रखिए। जीव कला, ठीक है, या कोशिका कला, कोशिका कला। तो जीव कला को तो यहीं लिखा हमने इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका कला इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इतनी बात दिमाग में रखिए। दूसरी बात यह है कि एक बात आपको बता दूं, जहां पर नाम हो आवरण, ठीक है, उसी आवरण का एक नाम और होता है कला, उसी आवरण का ही, उसी को ही कहते हैं झिल्ली, ठीक है। यानी कोशिका कला कहें या कोशिका आवरण कहें या कोशिका झिल्ली कहें, यहाँ पर भी वही बात, जीव आवरण कहें, जीव कला कहें या जीव झिल्ली कहें, बात एक ही है, तीनों नाम एक ही है, ठीक है ना। तो ऐसा अगर कहीं आपके लिए आता है वर्ड तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, आवरण, कला, झिल्ली बायोलॉजी में एक ही नाम होता है, ठीक है। चलिए बात करें। तो पहला मैंने क्या बताया कि यह जीव द्रव्य को घेरे रखने वाला सजीव आवरण होता है। कौन, जीव कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अगली बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या पाया जाता है इसको जाने। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पहली बात पाया जाता है लिपिड। क्या पाया जाता है, लिपिड। दूसरा होता है प्रोटीन। क्या पाया जाता है, प्रोटीन, प्रोटीन्स, और ओलिगोसैकेराइड पाया जाता है, और वाटर भी, ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है, प्रेजेंट होता है। और साथ साथ प्रेजेंट होता है वाटर, किसमें, इस जीव कला में। इतने, यानी कि अगर कोई पूछ ले आपसे जीव कला किसका बना है तो कहेंगे लिपिड, प्रोटीन, ओलिगोसैकेराइड और वाटर से। तो ओलिगोसैकेराइड क्या है, जैसे लिपिड मतलब एक चिकना पदार्थ, ठीक है, जो फैट में है। प्रोटीन, ठीक है, यह भी एक कार्बनिक यौगिक है। ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, ठीक है। और वाटर तो जानते ही पानी। तो इन सब से मिलकर बना होता है कोशिका कला या कोशिका मेम्ब्रेन, ठीक है, यही इसमें प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो प्रवृत्ति होती है, क्षमता होती है, वो कैसी होती है कि यह अर्धपारगम्य होता है, ठीक है, अथवा विभेदी पारगम्य होता है। अर्धपारगम की थोड़ी सी मैं बात बता दूं। अर्धपारगम का मतलब ऐसी झिल्ली जो आवश्यक पदार्थों को आने जाने दे, ठीक है, ऐसी झिल्ली या ऐसा आवरण जो आवश्यक पदार्थों को आने जाने दे, अनावश्यक को न आने जाने दे, ठीक है, वही अर्धपारगम्य होती है। तो ये अर्धपारगम्य होती है, यानी कि ये होती क्यों है, क्योंकि बाहर से किसी पदार्थ को लेने की जरूरत पड़ती है तो ये लेती है, और जाने की जरूरत है तो जाने देती है, ठीक है ना। कौन, जीव कला, ठीक। अगर सेल मेम्ब्रेन की मोटाई की बात करें, सेल मेम्ब्रेन
यानी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर इसके मोटाई की बात करें तो इसकी मोटाई लगभग 70 एंगस्ट्राम से 100 एंगस्ट्राम होती है। 70 एंगस्ट्राम से 100 एंगस्ट्राम, ठीक है। एंगस्ट्राम भी आपके फिजिक्स के सर वाले बताएंगे, फिजिक्स वाले सर, ठीक है। तो ये इतनी चर्चा तो इसकी बात हुई। अब इसके फंक्शन की बात करें, जीव कला का कार्य क्या है, तो पहला बात यह है कि जीव कला जो है रोधक का कार्य करता है, ठीक है। रोधक, बैरियर का कार्य करता है, ठीक, यानी कि जिन पदार्थों से हानियाँ पहुंच सकती हैं उनको ये रोकने का कार्य करता है, ठीक। दूसरा आकार नियमन, दूसरा आकार नियमन। चौथा, तीसरा पदार्थों का स्थानांतरण। पदार्थों का स्थान तो मैं पहले ही बता दिया, ऐसे आने जाने देना। पदार्थों का स्थानांतरण, ठीक है। और कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जिसमें यह सीडोपोडिया जैसे अमीबा होता है, तो ये अमीबा क्या है, जीवकला है। अमीबा में सबसे बाहर जीवकला ही पाई जाती है, उसमें कुछ का भित्ति नहीं होती, जीवकला। तो अमीबा जैसे प्राणियों में, जिसका मैंने जो है अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जिसका शरीर अनियमित आकार का होता है, उसमें सीडोपोडिया बनाता है, जो उसके गमन में, उसके चलने में मदद करता है, ठीक है। जैसे मान लिया यही है, तो ऐसे ये जीवकला क्या करेगा, इस तरह से इसमें सीडोपोडिया बनाएगा, ठीक है। सीडोपोडिया यानी कि चलने के लिए उपांग, ठीक है। ये चलने में, अमीबा के चलने में ये मदद करते हैं। तो ये बना कौन रहा, यही जीवकला ही बना रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसका यह कार्य है, ठीक। तो अब हम लोग, तो ये तो हो गया जीवकला की बात। अब जीवकला, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे, अब जीवकला के भीतर जो सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है प्रोटोप्लाज्म, सेल का सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म, अब उसका स्टडी हम लोग करेंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग अभी तक सेल वॉल पढ़े, सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब उसके अंदर जो सेल के भीतर जो टोटल पदार्थ प्रेजेंट होता है, मान लिया यह एक सेल है, ठीक है। यह सेल वॉल थी, सबसे बाहरी आवरण, उसके बाद उसके भीतर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जा रही थी, जो अभी हम लोग दोनों का स्टडी किए। अब इसके भीतर जितने पदार्थ प्रेजेंट हैं वही क्या है, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म है, उसमें न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। तो इन सब को चार्ट के माध्यम से भी मैंने समझाया था, आप लोग सेपरेट करके या वर्गीकरण करके पढ़ सकते हैं अलग अलग, बहुत बेहतर ढंग से मैंने समझाया था। ये जो है सेल वैक्यूल्स थे, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह तमाम पदार्थ, जितने सारे पदार्थ भी प्रेजेंट है भीतर, सारे के सारे क्या हैं, प्रोटोप्लाज्म है। एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट है हक्सले, उन्होंने कहा जीव द्रव्य जीवन का आधार है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जीव द्रव्य जीवन का आधार है। प्रोटोप्लाज्म इज द बेस ऑफ लाइफ। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि बिना जीव द्रव्य के जीवन संभव ही नहीं है। जीवन क्या होता है, एक बात यहाँ पर आ गई कि नहीं आ गई? आखिर हम लोगों के दिमाग में चलता है ना कि जीव जीवित कैसे रहता है। तो जैसे ह्यूमन है ना, तो ह्यूमन की बॉडी ये पूरी कैसे बनी है, बहुत पहले ही बता दिया गया आपको, सेल से बनी है। तो सेल में ऐसा क्या है, वो बैटरी वाला सेल नहीं, कोशिका। मुझे उम्मीद है आप लोग हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे मेरी बात सुनकर, तो कन्फ्यूजिंग दूर करना ज़रूरी है ना, तो जान लीजिए। तो ये सेल यानी कोशिका जो होती है, जो कितनी आश्चर्य की बात है, नंगी आंखें दिखाई नहीं देती, वह जीवन का आधार है। जीवन इसी से संभव है। सेल में जो ये प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, जीवन देने के लिए ही जिम्मेदार है। और जीवन है क्या, एक परिभाषा सुन लीजिए, द एक्टिव प्रोटोप्लाज्म इज लाइफ, यानी कि एक्टिव जीव द्रव्य ही सक्रिय जीव द्रव्य, या यूँ कह लीजिए जीव द्रव्य की सक्रिय अवस्था जीवन कहलाती है। सक्रिय का मतलब काम करे, श्वसन का काम करा सके, पाचन के लिए काम करा सके, उपापचय के लिए काम करा सके। लगभग जितने बॉडी में, हमारे बॉडी में हमको फिजिकल रूप से जो हम
देखते हैं, परखते हैं, अपने समझ से जानते हैं कि हाँ श्वसन हो रहा है, इन सब के लिए यही कार्य करवाता है प्रोटोप्लाज्म ही। ठीक है, तो ये तभी कार्य करवा पाएगा जब ये सक्रिय होगा, और जब ये सक्रिय होगा तभी कहलाएगा जीवन। यानी जीव द्रव्य की सक्रिय अवस्था क्या है? जीवन है। ऐसे जीव द्रव्य की चर्चा हम कर रहे हैं। तो हक्सले जो थे बहुत ही माइंडेड थे, उन्होंने कहा जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यानी कि बिना जीव द्रव्य के जीवन संभव है ही नहीं। और आपको क्या लगता है जीव द्रव्य एक होता है? नहीं, जीव द्रव्य में कई पदार्थ होते हैं, मैंने तो पहले ही आपको बता दिया। देखिए सब जीव द्रव्य में है, तो सब मिलकर काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं, तब जो है पूरा जो है फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, ये सब मिलकर काम कर, इसीलिए हक्सले ने कहा जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। पहली बात देखें कि आप लोग ध्यान दें कि तत्व और दो प्रकार के पदार्थ और आयंस, ठीक है, तत्वों से यौगिक बनते हैं। ये आपके केमिस्ट्री वाले सर हो सकता है पढ़ाए हों, नहीं पढ़ाए तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो पहले हम तत्व ही जाने क्या क्या है, फिर इन ये तत्व मिलकर जो यौगिक बनाते हैं वो दो तरह का बनाते हैं, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, यानी ऑर्गेनिक सबस्टेंसेज और इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेज। सबस्टेंस माने पदार्थ, ठीक है, यहाँ कंपाउंड भी लिख सकते हैं। ठीक, तो एलिमेंट्स पहली बात फ्रीली क्या क्या पाए जाते हैं प्रोटोप्लाज्म में। उसके बाद ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस क्या हैं उसमें, इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस क्या होंगे जो तत्वों से मिलकर बनते हैं। उसके बाद आयन क्या रहेंगे उसमें, और इन सब का अपना बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, ये ऐसे ही नहीं होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम है इनका। चलिए एलिमेंट्स में जाने क्या क्या होता है, और यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न भी आपके लिए एक नंबर के तैयार हो चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि एलिमेंट्स में पहली बात तो ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फेरम मतलब आयरन, मैग्नीशियम, क्लोरीन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर, ये मुख्य रूप से, इसके अलावा और भी तत्व होते हैं, ये मुख्य रूप से सेल की प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इनका अपना वर्क होता है, इसमें सर्वाधिक पाया जाता है ऑक्सीजन की मात्रा 65%। जितने बचे, कितने बचे अब बताइए 35% बचे ना, थोड़ा गणित वणित अपना सही कर लीजिए, 35% बचे। तो 35% में टोटल रहते हैं जितने ऑक्सीजन को छोड़कर टोटल प्रेजेंट है 65% में। अच्छा, ये केवल अकेले ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, आगे चलकर आप लोग जानेंगे, अभी सब जान लेंगे तो फिर आगे क्या पढ़ेंगे हैं। चलिए आगे देखिए, ऑर्गेनिज्म सबस्टेंस जो एलिमेंट्स बनाते हैं उसमें मेन रूप से कार्बोहाइड्रेट, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स वगैरह, ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मेन रूप से कार्बोहाइड्रेट का हम आपको इसमें थोड़ा बताना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है जानना। यह प्लांट में 16% नियर अबाउट पाया जाता है, और एनिमल सेल में, प्लांट में नहीं, प्लांट सेल में 60% नियर अबाउट, और एनिमल सेल में 1 to 3%, 1 2 3 नहीं, 1 2 मतलब ये वाला 2, 1 2 ये से 3% नियर अबाउट पाया जाता है। कौन पाया जाता है, कौन पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इन कार्बोहाइड्रेट सेल में ईंधन का काम करता है, जैसे कुछ जलाते हैं हम ना, एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी पाने के लिए यह कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दिमाग में रख लेना कि ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। इसलिए हमें कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ को खाना चाहिए, ज़्यादा मत खाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि डायबिटीज़ की शिकायत हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादातर डायबिटीज़ के लिए कार्बोहाइड्रेट ही जिम्मेदार होता है, ठीक है। चलिए इनऑर्गेनिज्म सबस्टेंसेस की बात करें तो इनऑर्गेनिज्म सबस्टेंसेस में मुख्य रूप से जिसमें कार्बन नहीं प्रेजेंट होता है, जल है। सर्वाधिक मात्रा 85% जल, दिमाग में रखिएगा, जल, पानी 85% लगभग। अगर जल ना होता तो सेल मर जाता। पूछो क्यों? क्योंकि जल में ही लगभग जितनी जैविक क्रियाएं होती हैं ना सेल की, लगभग जल में ही होती हैं। जल एक माध्यम बनाता है, ठीक है, और जल आवश्यक, जहाँ उसकी आवश्यकता होती है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, जल वहाँ पहुँचता है और काम करवाता है और स्वयं भी भाग लेता है। तो जल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी इन ऑर्गेनिज्म में। और यहाँ पर कई क्वेश्चन बन गए हैं, जैसे पूछा जाए कि जल की मात्रा सेल में कितनी % पाई जाती है। सेल में मतलब अगर जीव द्रव्य में पूछा है तभी वही बात, और सेल में पूछा जाए तभी वही बात। तो प्रोटोप्लाज्म में जीव द्रव्य की मात्रा कितनी पाई जाती है? लगभग 85%, ठीक है, दिमाग में रखिएगा 85%।
आयन्स की बात करें तो कैल्शियम जैसे आयन भी दो प्रकार के होते हैं, धनायन ऋण आयन। तो धनायन की अगर बात करें तो कैल्शियम धनायन, पोटेशियम धनायन, मैग्नीशियम धनायन, फेरम धनायन, ठीक है। और अगर ऋण आयन तो नाइट्रेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ठीक है। तो ये सब के सब आयन के रूप में प्रेजेंट होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोटोप्लाज्म में किन्हीं दो धनायन की प्रेजेंटिंग लिखो, यानी उपस्थिति लिखो कि प्रोटोप्लाज्म में कोई दो धनायन लिखो, तो क्या लिखोगे? इसमें से दूठ को लिख, धनायन की बात हो रही है, दिमाग में रखना। हाँ, ऋणायन की बात नहीं हो रही है, इसलिए बता देता हूँ दोनों क्लियर। ऋणायन की बात होगी तो इसमें को लिख देना, है ना, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी देखने में बहुत ज़्यादा तामझाम लैब में ले जाने के लिए ना काम पड़े, देखने उखने में बाहर से पता चल जाए भौतिक गुण क्या है जीव द्रव्य की। तो पहली बात तो जान लीजिए ये जटिल होता है, जटिल नहीं जटिल, ठीक है। ये जटिल होता है, मतलब इसकी संरचना आसान नहीं होती है, इजी नहीं होती है, थोड़ा जटिल होता है। अर्ध तरल, अर्ध तरल का मतलब क्या? नहीं जानते? जानते होगे कुछ लोग, लेकिन जो लोग नहीं जानते वो लोग जान लो। अर्ध तरल का मतलब ये होता है कि जिसमें आधे तरल का गुण हो, आधे ठोस का गुण हो, ठीक है। यानी कि जैसे घी ले लिया जाए, घी तो वो आधा ठोस होता है, आधा तरल होता है। अर्ध पारदर्शी यानी आधा दिखाई दे आधा ना दिखाई दे, तो ऐसे गुण ये रखता है। उसके बाद कोलाइडी तंत्र बनाता है। ये कोलाइडी तंत्र क्या है ये जानना जरूरी है। जैसे आप तेल और पानी एक में मिलाई दो, मिल गया, फिर उसके बाद क्या होगा पता ही नहीं चलेगा कि दोनों मिले। लेकिन खूब झकझोर दो, जब खूब झकझोर दोगे तो अब उसमें देखेंगे आप कि फैन की तरह, और जैसे लगेगा दोनों मिल गए हैं, लेकिन थोड़ी देर फिर अलग हो जाएंगे सब, ठीक है। तो वह अवस्था जिसमें खूब झकझोर कर आप उसको पानी, एक बोतल में तेल और पानी खूब झकझोर दीजिए, अब जो जैसा वो दिखाई देगा वही कोलाइडी है, ठीक है। यानी कि जल में जो है विलय नहीं था, आयल तेल विलय नहीं था, इसलिए उसमें मिला नहीं पूर्ण रूप से, लेकिन दोनों मिले हुए हैं, वही कोलाइडी है। समझ गए कोलाइडी क्या है? तो उसी तरह से वाटर में प्रोटीन और लिपिड खूब इस तरह से मिले रहते हैं, तो इसी को कहते हैं कोलाइडी तंत्र। यानी कि प्रोटोप्लाज्म में प्रोटीन और लिपिड जल के साथ मिलकर कोलाइडी तंत्र बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे। अब इसकी दो अवस्था होती है, जल और साल। जल का मतलब होता है अर्धठोस, जल का मतलब अर्धठोस, और साल का मतलब तरल। यानी कि यह आधा ठोस और आधे पानी की भी अवस्था में पाया जाता है, जल और साल, ठीक है। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको बताया गया प्रोटोप्लाज्म के बारे में। अब हम अगले क्वेश्चन का प्रोटोप्लाज्म में कैसे कैसे क्या क्या प्रेजेंट है एक एक का स्टडी करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग बोर होने लगते हैं। एक दो लोग विद्यार्थी के ऐसा जो शिकायत मिला था कि सर ज़्यादा लंबा वीडियो जाता है तो हम लोग बोर हो जाते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो चाहे जिस पार्ट में जाए पढ़ने से मतलब है। अब इसके बाद जीव द्रव्य को हम दो पार्ट में बांटेंगे अगले वीडियो में, कैसे, ठीक है, ये अगले वीडियो में बताते हैं, ठीक है। थैंक यू।